So guys, this is the third part of introduction series, and we were discussing about Council of Ministers and Cabinet Minister, Minister of State, Deputy Minister. And apart from this, we have seen the structure of Parliament. That is very important, and these are the basic things, because बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होता है. तो ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होता है. बिकॉज जो राज्यसभा में बैठते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट अदर पॉइंट्स. इफ आई टॉक अबाउट प्रेसिडेंट सिस्टम, बिकॉज प्रेसिडेंट सिस्टम अमेरिका में चलता है, एंड अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों डिफरेंट बॉडीज होती हैं. इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं. उनके नाम पर ही सारे जो जितने भी काम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं, या फिर आप कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं. सो सिमिलरली इफ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इंडियन स्टेट, so this is constitution is the supreme law of land, and all other laws and customs in order to be void shall conform to the constitutions. So इसका सीधा सा मतलब है, it means that only those customs will prevail in this country which confirm by the constitution, because constitution के basis पे जो customs है. So this is how, if I'll talk about कि जैसे कोई भी लॉ है, या फिर आप कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा. सो पीपल इज द मेन एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर गेन करता है वो पीपल ऑफ इंडिया से करता है. सो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे, बिकॉज आप किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हो. सिमिलरली इफ यू हैव हर्ड अबाउट सती सिस्टम, इट विल बी टैली विद द कस्टम्स. पहले सती सिस्टम होता था, उसके अलावा चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि ये सारे अब these are not actually any custom in the Indian culture. So इसीलिए ये अब abolished हो गए हैं, and that is completely mentioned in Indian Constitution also. So let's discuss about the legal sanctity of Constitution, and note down this definition also, that is important. So Constitution has a special legal sanctity, something which is holy or divine, since it divides its power and authority from place directly or as evident in preamble, जैसे Vedas, and are sacrosanct universally. It is believed that it is written by God. So जो आप कह सकते हो, जो आपने सुना होगा कि वेदास को भगवान ने लिखा है. सो दिस इज सैक्रोसेंट. सिमिलरली किसी भी कंट्री के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन होली और डिवाइन होता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सर्वोपरि है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. हमें जितने कॉन्स्टिट्यूशन इज काइंड ऑफ अ बुक जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है लीगली, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रोविजन दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फंक्शन करती है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वेदास थे वो खुद भगवान ने लिखे थे. सो दैट इज लाइक द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट. सिमिलरली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम वेदास की बात करते हैं तो, क्योंकि वहां पे
वेदास जो है खुद भगवान ने लिखे थे। यहाँ पे क्या है कि पीपल ऑफ इंडिया डेराइव्ड, कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज वाई इट इज सैक्रोसेंट एंड दैट इज लाइक मोस्ट ऑफ, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से अराइज करता है, दैट इज लाइक मोस्ट पावरफुल in India. Citizen is the most powerful element in Indian Constitution because जो संविधान है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही बनाया गया है. So Constitution regulates the relationship between state government of India और ruling party and citizen of India. Because ऐसा नहीं होता है कि अगर because एक कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है किसी भी गवर्नमेंट को. ऐसा नहीं होता कि अगर कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों ने वोट देके जिताया है और गवर्नमेंट में लेके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों के सारे राइट्स को भूल के अपनी हिपोक्रेसी चलाएंगे या फिर आप उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेंगे. बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए देश की गवर्नमेंट, लेकिन देश की गवर्नमेंट अपनी लिमिटेशंस में काम करती है. दैट इज वाई people of India are more important and they derived its power. So that is very very important. And peoples को rights दिए गए हैं, fundamental duties दी गई हैं, जनता अपनी विधि के तरीके से कार्य करती है. परंतु ऐसा तो नहीं है, जब सत्ता में गवर्नमेंट आती है ना, तो वो अपनी गवर्नमेंट अपनी पावर को ऐसे शो नहीं करती कि हाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है लेकिन तब भी कोई भी लॉ बन रहा है. बिकॉज जुडिशरी इज ऑल्सो देयर. कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जुडिशरी एक चेक पॉइंट बनती है, जुडिशरी चेक करती है. दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज इंडिया हैज द लिमिटेड गवर्नमेंट एंड एनी कंट्री हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशन रन्स एज द लिमिटेड गवर्नमेंट. बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स होते हैं, जैसे मोनार्की हुआ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एंड जैसे कहीं कहीं पे डेमोक्रेसी होती है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. सो इफ आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, सो यूएसए और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, और जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, यू हैव हर्ड अबाउट प्लेबिसाइट एंड रेफरेंडम. तो वहां पे प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में जो कंट्री के लोग हैं वो डायरेक्ट वोट करते हैं और किसी को सरकार मतलब किसी को वहां का सरकार बनाते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारे लोग एक साथ आते हैं रेफरेंडम में और सरकार गिर जाती है. सो ये डिसीजन लोगों के द्वारा लिया जाता है. आई थिंक वी ऑल हैव सीन द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड जिनी. तो ये सिमिलरली आप कॉन्स्टिट्यूशन से इस स्टोरी को रिलेट कर सकते हैं. जब मैंने पढ़ा था तो ये विजुअलाइज करने के लिए बहुत इजी लगा था मुझे. सो आई एम सजेस्टिंग, एंड अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज इन द सेम वे. बिकॉज अलादीन जो होता है उसके पास एक चिराग होता है, तो जब वो चिराग को घिसता है तो उसमें से जिनी निकल के बाहर आता है. तो जो भी अलादीन बोलता है उसको, तो जिनी वो सारे काम कर देता है. लेकिन जिनी पूछता है कि हाँ मुझे क्या करना है, तब अलादीन उसको जो आप कहते हो कि कमांड्स देता है. सो ये सारा जो कहते हो कि जिनी एक ह्यूज और पावरफुल बॉडी है, एंड दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म अप्लाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. बिकॉज इफ अलादीन लूज द कंट्रोल ऑन जिनी, ही विल मिसयूज द पावर एंड ही विल सिमिलरली, जैसे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मैंने, सो यू कैन रिलेट विद दैट. बिकॉज स्टेट जो है वो जिनी है, या फिर गवर्नमेंट है जिनी है. बिकॉज गवर्नमेंट के पास सारी पावर हैं, जितने भी जो कंट्री के लिए और जितने स्टेट्स के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं. अगर आप कंट्री की बात करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और अगर आप स्टेट्स की बात करेंगे तो सारे जो भी डिसीजंस होती है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है. उसके अलावा जो डिफरेंट बॉडीज हैं, अगर आप स्टेट्स की बात करोगे, जैसे होम सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए जितने भी सारे लॉज बनाए जाते हैं,
सिमिलरली सिटीजन जो है वो अलादीन की तरह हैं एंड दे कंट्रोल द स्टेट, बिकॉज अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो कि इफ द सिटीजन ऑफ कंट्री कैन लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट और दे कैन force the state to work according to the same rules or not to become ordinary, then you have a political scenario in place which is called as constitutionalism. Because अगर limited government है तो constitutionalism अपने आप ही आ जाता है वहां पे. That's how this is state and limited rule, and it derives the term of constitutionalism. Similarly, I have mentioned a question that state or country who has the constitution but don't have constitutionalism. आपने वर्ल्ड में ऐसे कौन से स्टेट कह सकते हो आप? जनरली हम इस की टर्म में स्टेट बोलेंगे, कंट्री यूज नहीं करेंगे यहाँ पे. सो आई विल ऑल्सो यूज स्टेट. सो वर्ल्ड में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, बट इफ आई टॉक अबाउट इन स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि पार्शियल है. इफ यू विल टॉक अबाउट रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉर्थ कोरिया, जिम्बाब्वे, लीबिया, सोमालिया, इराक. बिकॉज अगर आप रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, नॉर्थ कोरिया में अगर आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लोगे तो वहां पे ना तो फेसबुक एक्सेस करने का है ना इंटरनेट है. वहां पे जो राजा बोलता है सारी चीजें होती हैं राजा के अकॉर्डिंग. सो इसीलिए हाँ आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है. दैट्स हाउ इफ विल टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हेन द स्टेट इज रूलिंग द सोसाइटी is having limited power and do not do it arbitrarily. So सरकार अपनी मर्जी नहीं चला सकती अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वहां पे. सो नोट डाउन दिस डेफिनेशन, यू कैन यूज in your exam while if you will be like writing mains, and you can practice, you can use this definition. This is the detailed definition, so let's note it down. So constitutionalism remains a system. Constitutionalism means remains a system having a limited government, that is government whose power are not unlimited, unrestricted, free, or that act the way it works arbitrarily. Unlimited government concentrates the power in few hands, and there is no one to prevent the state from misusing its power, encroach upon the rights of people, and be corrupt. Just having constitution is not enough to ensure constitutionalism. सो यही चीज मैंने आपको डिस्क्राइब की है कि किसी भी स्टेट के फंक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है तो जो गवर्नमेंट होगी वो अपना निरंकुश शासन करेगी. तो उसी बेस पे आप कह सकते हो जैसे मोनार्की अब पहले के समय में होता था कि जो राजा कहता था वही करता था. अगर राजा बोल रहा है कि आपको 7 दिन काम करना है हफ्ते में तो 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी. या आपको जैसे नॉर्थ कोरिया में है कि कोई भी रूल नॉर्थ कोरिया का जो किंग है वो निकालता है तो वो सारा कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होता है कि वहां पे मर्डर्स हो जाते हैं या फिर सजा दे दी जाती है, सजा सुना दी जाती है. सो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इम्पॉर्टेंट. सो इफ यू विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बट कुछ जगह पे या तो एब्सेंट होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत कम होती है. और कहीं पे ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, बिकॉज गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम तो करती है बट ऐसा नहीं है कि वो निरंकुश नहीं है या उसमें मतलब अंकुश नहीं लगाया जा सकता. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिमिटेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा मेंशन करता है कि आपको इसी दायरे में रह के काम करना है. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं नहीं होता, बट
आप कह सकते हो कि 90% हो सकता है, 80% हो सकता है। अगर हम यूएस और इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ हम कह सकते हैं कि इट कुड बी इन बिटवीन 80 to 90 और 95%, बट 5% का स्कोप हमेशा होता है। सिमिलरली जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हम जिम्बाब्वे की बात करें, नॉर्थ कोरिया और लीबिया की बात करें, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है या जो भी ऑर्डर देती है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। सो दिस इज लाइक द पेरिफेरी। ये 0 से इधर की आप कर सकते हो कि 0 से 10 का काउंट है पॉजिटिव में, ये आप नेगेटिव में काउंट कर सकते हो। सो सिमिलरली आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर। अगर आप डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं या फिर गवर्नमेंट आई मीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहेंगे तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 पार्ट्स हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट, सो दिस इज लेजिस्लेटिव, एंड लेजिस्लेटिव से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन होता है। एंड जितने भी लॉज लेजिस्लेचर बनाती है वो सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। और जो जुडिशरी है, जुडिशरी अगर कुछ भी लॉज प्रॉपरली नहीं बना है सो जुडिशरी उसको पनिश करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू सो दैट यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली ये फंक्शन कैसे करता है। So let's discuss about the division of power. Keep the judiciary function. So the provision which ensures constitutionalism prevails. So सबसे पहले democratically formed constitution है, separation of power है, and checks and balances है। So judiciary है तो checks and balances of course होगा। Rule of law है, independence of judiciary है, because judiciary अपने decision खुद लेती है और अगर कुछ भी कोई लॉ गलत बना है तो वो इजीली सुप्रीम कोर्ट के, आपने सुना होगा जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, चाहे केशवानंद भारती का केस ले लो या फिर अभी रिसेंट में भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग 10% का रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, बट some you can say some sections has opposed it and then they have filed the petition in Supreme Court, so still the decision is going on। और इसी के अकॉर्डिंग इफ आई टॉक अबाउट जुडिशियल रिव्यू की पावर है जुडिशरी के पास, एंड फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो भी जुडिशरी इंटरवेन करती है कि आपने किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप। सो दीज आर थिंग्स। एंड एक्टिव एंड रेस्पॉन्सिबल मीडिया भी है, बिकॉज दिस इज द 4th पिलर इफ आई टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड executive, but media is the 4th pillar, but nowadays media is not जो पहले थी, but still we can make it as media is like a 4th pillar in Indian system. There are multiple incidents and a few I have mentioned here. If I'll talk about many cases like bring them in consideration, जैसे चारा घोटाला भी आप कह सकते हो कि मीडिया के थ्रू आया था। जो भी रिपोर्ट्स होती हैं कैग जब मेंशन करती है उसके बाद जो भी जितना फंड एलोकेशन हुआ था अगर वो प्रॉपरली यूज नहीं हुआ है सो उससे पता चलता है कि हाँ कहाँ पे स्कैम हुआ था। इफ आई टॉक अबाउट 2G एंड 3G स्कैम्स, इफ वी कैन डिस्कस अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम हुआ, सो दीज आर थिंग्स मीडिया हैज प्लेड अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल in these scams. So there is a major difference in India and Pakistani media. जैसे कह सकते हो ना कि इंडिया मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया का एग्जाम्पल लेंगे। And I was reading a news, so उसमें था कि अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में एक छोटी सी लड़की थी, शी हैज उसके पास जो कुरान थी उसके कुछ पन्ने फटे हुए थे उसके बैग में। तो कुछ लोगों ने देखा कि पता नहीं ये कहाँ से कुरान ले आई है और इसके बैग में कहाँ से आए, वो भी कुरान के जले हुए पन्ने थे। सो कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। सो उन्होंने
वहाँ की पुलिस ने क्या किया, उसको कस्टडी में रखा, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है। आप ये भी सोच सकते हो कि वो छोटी सी बच्ची ऐसा तो कुछ क्राइम तो नहीं कर देगी, बट स्टिल, क्योंकि अगर आप सेंसिटिव नहीं हो, या फिर जो भी ऑफिशियल्स या फिर आप कहेंगे पुलिस वहाँ पे सिटीजन ही सेंसिटिव नहीं है, तो फिर ये थोड़ी सिटीजन के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। दैट्स हाउ वहाँ पे मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि एक छोटी सी बच्ची को आप वहाँ पे अरेस्ट करके कैसे रख सकते हैं। एंड देन लाइक द न्यूज फ्लैश्ड, एंड उसके बाद जितना भी पूरा सारी ऑफिशियल्स ने वहाँ का सारा जो भी प्रॉब्लम थी या क्यों उसके पीछे का जो रीजन था, ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस लड़की को मीडिया में रखा गया, सो उन्होंने जाके ये देखा। और उसके बाद इंडियन मीडिया ने भी काफी ज्यादा उस पर कवरेज दिया, एंड दैट्स हाउ वो बच्ची को वहां से निकाला गया, एंड नाउ शी इज लाइक आउट ऑफ दैट जोन। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे मीडिया भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज लाइक अ फोर्थ पिलर। सो अगर चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो मेक सम नोट्स, बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आप कुछ नोट्स बना सकते हो इजीली, सो दैट विल हेल्प यू इन फर्दर क्लासेस। अगर आप कहते हो कि function of constitution, mainly it refers the ideology and philosophy of a state or a nation. It validates all other laws in this country. जितने भी लॉज चलते हैं उस कंट्री में, तो आप किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी कंट्री के बारे में जानना चाहते हो, तो आप उसका सबसे पहले अगर आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ेंगे, तो आपको इजीली उस कंट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, कहीं के क्या कानून है। जैसे सऊदी अरेबिया में बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, आप ओपनली ऐसे कहीं पे भी जैसे बुर्का वगैरह पहनते हैं या हिजाब की आजकल काफी ज्यादा चर्चा है। सो इस टाइप के बहुत सारे लॉज हैं जो जिसमें वहां पे क्रिमिनल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिए जाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ इंडिया, प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, दैट इज इट्स कंपोजिशन, इट itself gives the procedure to aimed. The constitution describes the rights and duties of citizen and resident of the country. So that is why constitution is important. If I'll talk about some facts about Indian constitution, so this is the lengthiest constitution in the world, and Indian constitution is the largest constitution in the world. It is because India is a very large country and having diversity and multiple ethnicity in India, because हर 2-4 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, हर स्टेट की अपनी स्टेट लैंग्वेज है, कॉस्ट्यूम्स हैं। अगर आप खाने पीने का जो स्टाइल है उसकी बात करोगे, तो हर स्टेट का अपना अपना खाने पीने का स्टाइल है। सो दैट्स हाउ इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इफ वी विल टॉक अबाउट द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो जो बेस था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे सबसे ज्यादा प्रोविजन लिए गए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिससे अप्रॉक्स 200 के लगभग प्रोविजंस लिए गए हैं। And if I'll talk about geographically, economically, social, religious diversities are present in India. If we can discuss about, just take the example of northeast states, Jammu Kashmir, ST and backward communities, women, other deprived sections. उसके अलावा अगर आप बात करोगे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स, तो इतनी डाइवर्सिटी है हर स्टेट में। जब भी आप एंटर करोगे तो एक पर्टिकुलर हर स्टेट अपनी स्पेशलिटी लेके आता है। दैट इज वाई हर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर सेक्शन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस कंटिन्यूसली ऐड किए गए, उसकी वजह से कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, एंड ये एक रीजन है इसका। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट इट हैज बोथ गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट है। सो आप कह सकते हो कि डायरकी है, एंड आई विल डिस्कस डायरकी पे भी क्वेश्चन आया है। सो
that is why it is lengthy, which has the inclusion of functionalities of the state government also, because सेंटर में काम कैसे हो रहा है और स्टेट में काम कैसे हो रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन. इसी एक रीजन आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, इसी वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है. बिकॉज आप यूएस की बात करोगे तो हर स्टेट का अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग फ्लैग है, जुडिशरी भी अलग है. जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, तो वो इंडिया के लिए एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है. बट वहां पे यूएस में ऐसा नहीं है. वहां पे जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल अलग है. हर स्टेट का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है. हर स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग है. सो दैट इज वाई वी कैन से, इफ वी विल टॉक अबाउट, इट इज ऑर्गेनिक. इट इज ब्रिंगिंग न्यू थिंग्स टाइम बाय टाइम. जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, वो टाइम बाय टाइम आते रहते हैं. एंड इफ विल टॉक अबाउट, जैसे आप कह सकते हो कि प्रोविजन फॉर एलजीबीटी एंड अडल्ट्री लॉ, अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड ट्रिपल तलाक. सो इतने सारे प्रोविजंस टाइम बाय टाइम आते रहते हैं और उसमें जो भी चेंजेस होते रहते हैं. इफ यू विल टॉक अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज, सो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जितनी भी सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में रखी थी या सेगमेंटेशन किया था, हर चीज को ध्यान में रख के किया था. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट इज अ बॉडी विच फॉर्म्ड एंड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने ही ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और ड्राफ्ट किया था. And let's like do some facts about Constituent Assembly and the constitutional like how it framed, how it has been started. So in 1946 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था. कुछ कुछ बीच में क्वेश्चंस आते थे जब भी डिस्कशन करूं. सो 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्शन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड 26 जनवरी 1950 अप्लाइड द कॉन्स्टिट्यूशन. If we will talk about in 1951 फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, उसके बाद से काफी सारे जितने भी चेंजेस हुए. एंड अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, सो द आंसर विल बी इट इज अ सोवरीन बॉडी. बिकॉज जितने भी लोग थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं था, बट हाँ, उन लोगों ने जब इलेक्शन 1951 का इलेक्शन हुआ, सो वही लोग सत्ता में चुन के आए थे. इसीलिए हम कह सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया है कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे कि नहीं, ये तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे और अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था. बट द रियलिटी इज नॉट लाइक दैट. So if we will talk about sovereignty, so sovereign संप्रभुता एक काफी इम्पोर्टेंट टर्म है. जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह पे इस तरह जब यूज हुआ है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द कीवर्ड्स. सो सोवरेन इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. आप कह सकते हैं कि संप्रभुत्व है, बिकॉज इंडिया किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता. इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है. इंडिया दैट इज भारत. सो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, इंडिपेंडेंट, देर इज नो अदर बॉडी विच विल से डू दिस एंड डू दैट, क्योंकि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, या जो भी जैसे आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी कंट्री होती है, सजेशन देती है या फिर मीडिएशन करती है. जैसे चाइना और इंडिया का काफी कॉन्फ्लिक्ट था 2021 में, कि जब गालवान वैली और पेंगोंग लेक के आसपास जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एंड जितने भी फिंगर हिल्स जो थी उस रीजन में, जितना भी कह सकते हो कि आप हॉट एक्सचेंज हुआ था, जो भी काफी तू मैपा वाली सिचुएशन थी. लेकिन इंडिया ने किसी को ये राइट नहीं दिया कि आप हमारे दोनों के बीच में इंटरवीन कीजिए. वी आर कैपेबल एनफ टू हैंडल आवर इंटरनल मैटर्स. एंड इसी वजह से आप कह सकते हो कि इंडिया इज सोवरीन. ये सारी चीजें जब न्यूज में आती हैं, तो तब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं. तब एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होती है. तब समझ आता है कि हाँ, ये इंटरनेशनल रिलेशन में किस टाइप की बातें कर रहे हैं. तब पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जिन लोगों को ज्यादा पॉलिटी में इंटरेस्ट होता है, दैट्स वाई दे ऑप्ट द PSIR ऑप्शन.
So that is how. Let's discuss and come to the point. So constituent assembly मेंबर्स स्टार्टिंग में जो थे 389 थे. ये जो फैक्ट्स हैं आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं और घटना चक्र भी आई विल ट्राई टू कवर दैट. तो अगर आप बात करोगे कि आफ्टर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इट हैज बीन 296 सीट्स हो गई थी एंड दैट इज अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया. उसके अलावा अगर आप बोलेंगे कि जिसमें से 4 थे चीफ गवर्नर आप कह सकते हो या प्रोविंसेस थे, और उसके अलावा 292 जो सीट्स थी वो गवर्नर्स एंड प्रोविंसेस के लिए थी. सो उसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अ सोवरीन बॉडी. सो इनिशियली इट वॉज नॉट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अगर आप बात में करोगे, बट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश. पहले नहीं थी ये सोवरीन बॉडी, बिकॉज बॉडी अंडर द ब्रिटिश प्रोविजन में बनाई गई थी वो. सो यू कैन जस्ट मेक सम नोट्स, कुछ चीजें जो हैं, बिकॉज अगर चीजें आप डिटेल में नहीं लिखोगे तो आप कभी भी कोई भी लेक्चर देखोगे, बिकॉज जब मैं लेक्चर देख के अपने नोट्स बनाती थी तो थोड़े दिन बाद जब उसका रिवीजन ना करो तो चीजें समझ नहीं आती थी. दैट्स व्हाई आई मेंशन ईच एंड एवरी पॉइंट कि आप अगर जब खुद से रिवाइज करते हो उन नोट्स को तो बहुत इजी हो जाता है एक एक पॉइंट को कि उसके पीछे का कॉन्टेक्ट क्या था. तब आप अगर फैक्ट पे जाओगे, बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर है, आपको काफी इलेबोरेटिव लगेगा, बट आप डिटेलिंग में जाओगे तो ये आपको इलेबोरेटिव नहीं लगेगा, बिकॉज ये सारी चीजें आगे यूज होंगी. आप चाहे पार्लियामेंट पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ोगे, डीपीएसपी पढ़ोगे, कैग पढ़ोगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ोगे, गवर्नर और पार्लियामेंट पढ़ोगे, तो बहुत लंबे चैप्टर्स हैं. तो स्टार्टिंग के जो इसीलिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए हम जब भी डिस्कशन होता है, आप कोई जब लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो इसीलिए एवरी फैकल्टी ट्राई टू क्रिएट सम बेसिस एंड दैट्स हाउ आई ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम थिंग कि जो भी स्टार्टिंग की चीजें हों वो क्लैरिफाई हों. सो ताकि अगर आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे और जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे तो वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इजीली देंगे. लेट्स डिस्कस. सो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज नॉट अ सोवरीन बॉडी इनिशियली टू बिगिन विद. इट वाज फॉर्म्ड क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 and it could have been dissolved by British only, but the Constitutional Assembly asserted its sovereign character by passing a resolution that it could not be dissolved except through its own resolution support by 2/3 of the total member of the assembly. तो अगर 2/3 जो टोटल मेंबर ऑफ असेंबली नहीं चाहेंगे तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसीलिए ये कह सकते हो कि बाद में इसने अपने अंदर इवोल्यूशन किया और उसके बाद ये एक सोवरीन बॉडी बनी. बिकॉज 2/3 वोट किसी भी चीज को मानने के लिए इतना इजी नहीं होता कि हर कोई 2/3 वोट लेके उसको डिसॉल्व किया जाए, तो सबका कंसेंट लेना जरूरी होता है. यही बहुत सारी चीजें बहुत सारे जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसके लिए फॉलो होती है. सो टाइम बाय टाइम वी विल डिस्कस द सेम थिंग. इफ यू विल टॉक अबाउट आफ्टर passing of Indian Independence Act 15th of August 1947, Assembly assumed the full sovereign character. और उसके बाद ये भी जब इंडिया पूरी तरह से फ्री हो गया, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद से ये बहुत सोवरीन मतलब एक संप्रभुत्व बॉडी बन गई कि जो भी डिसीजन होगा वो अपने आप लेंगे, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा. सो इट इज नॉट ओनली a constitutional framing body but also law making body, act like a first parliament of free India and continued in that capacity till the first general election 1951. कहीं कहीं पे 1952 है, बट जो स्टार्टिंग हुई थी 1951 में और उसके बाद 1952 में इसको इम्प्लीमेंटेशन था. सो क्योंकि इसको ना एक पर्टिकुलर आप 1951 और 52 की कैटेगरी में ही रखते हैं, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 25th of October 1951 एंड दैट इज 2nd of February 1952.
इसीलिए सो एज सच ईयर पे क्वेश्चन नहीं आता, बट इट इज लाइक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज की. So first president of Constitutional Assembly, that he was Sachinanand Sinha for 2 days. He was the temporary president. After that, Rajendra Prasad was the president of India, and he has taken the charge on 11th of December 1946. So if you are अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि if your constitution, what will be द फर्स्ट स्टेप यू विल टेक, तो एक दिमाग में ये बात आती है कि सपोज हम कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो क्या चीज पहले ही आपके दिमाग में आती है. सो हैव यू हर्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. सो इट इज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो सारी चीजें दी गई हैं, सो उसको बाद में आप कह सकते हैं ब्यूटिफाई करके, और उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे उसको करने के बाद इट हैज अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल. क्योंकि प्रीएम्बल जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बट जब उसके जो कीवर्ड्स थे और जो उसके पॉइंट्स थे वो सारे अच्छे से एनालाइज किए गए, उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया था, बट लेटर ऑन इट डिराइव्स एज द प्रीएम्बल. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट कि हाँ, जो क्वेश्चन था मेरा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपके जो पहले स्टेप्स क्या होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एम ऑफ टू वर्क फॉर द पीपल, जस्टिस फॉर एवरीवन, सेक्युलर इंडिया, रिपब्लिक, आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक, क्योंकि अगर लोगों को अधिकार होगा अपने डिसीजंस खुद लेने का, सो दैट विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड फंडामेंटल राइट शुड बी रेस्पेक्टेड. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन आया भी है, एंड 2021 में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चन आया था. पीसीएस में और आईएएस दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो मेंशन हियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, दैट इज ऑन 13th of December 1946. So he created the objective resolution, and preamble was not there in initial phase of constitution, which I have described. If I'll talk about the preamble, is the evolved form of objective resolution. If we will talk about preamble, so it was a basic escalation on which constitution was made. For example, escalation filled मस्कुलर बॉडी, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप स्केलेटन होता है, बट प्रियम्बल उसको क्या करता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें कहते हो कि मस्कुलर चीज आएंगी स्केलेटन पे, आप कह सकते हो कि स्किन चढ़ जाएगी और ब्लड जब उसमें सर्कुलेट होने लग जाएगा, सो दैट विल बी अ कंप्लीट बॉडी. सो प्रियम्बल इज फंक्शंस लाइक दैट. अगर आप बात करते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट जो मीटिंग थी, it has held on 19th of December 1946, and first session was started from 13th of December 1946. So 13th of December 1946 को ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम स्टार्ट हुआ था वो 13th of December से ही हुआ था. So let's note down the definition of objective resolution in terms of like this is the bookish language. So the philosophy underlying the Indian Constitution was represented in objective resolution, which was moved first. He moved objective resolution in the session that was held on 13th of December 1946 with the passage of objective resolution by Pandit Jawaharlal Nehru, and got adopted on 22nd January 1947.
कि 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और पास किया गया था। उसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सो इंडिया इज टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, sovereign republic, to have a federal form of government, to provide freedom of thoughts, expressions and belief, faith, worship, vocation, जो कि जॉब वगैरह में आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ जॉब करनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर एंड राइट टू स्पीक है। सो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रोवाइड करता है। इफ आई टॉक अबाउट टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड टू पीपल from minority backward classes, from minority backward and tribal areas, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे इनर लाइन, जैसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 2-3 इनर लाइन परमिट दिया जाता है, तभी आप उस स्टेट में एंट्री कर सकते हो। सो दिस इज हाउ ट्राइबल एरियाज में पर्टिकुलर राइट्स दिए गए हैं, उसको प्रिजर्व, वहाँ की जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए it comes here. So to obtain rightful and honored place in the world, apart from this, contribution for world peace and welfare of mankind, apart from this, peacekeeping force, non-aligned movement. So we will not align, or we will not have closeness with America or Russia, because of we will align with any of these power. Because अगर हम जैसे वर्ल्ड वॉर 3 में बात करते हैं, तो इंडिया ना तो एक कहते हैं कि ना ईस्ट में था ना वेस्ट में था, इंडिया वॉज न्यूट्रल, कि हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को साथ नहीं देंगे कभी भी। इंटरनेशनल रिलेशन में ये चीज बहुत ही मैटर करती है, बिकॉज जैसे रशिया इंडिया का काफी अच्छा फ्रेंड है, बट ऐसा नहीं है कि सारे कामों के लिए, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों के लिए इंडिया हर चीज में बोलने लग जाएगा। देन इंटरनेशनल रिलेशंस विल ब्रेक, और इंटरनेशनल रिलेशन विल बी डिस्टॉर्टेड, एंड उससे ट्रेड पे काफी फर्क पड़ता है। और उसके अलावा बहुत सारे जो भी रिलेशंस है, बिकॉज इकोनॉमी जो होती है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिपेंड करती है। तो अगर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस किसी कंट्री से अच्छे हैं, तो आपका ट्रेड भी बहुत अच्छा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों अच्छे होंगे, एंड योर इकोनॉमी विल रन इन अ वेरी गुड पेस। So we were not actually like odd petrol to already sparkling deadly situation which is emerging between two countries. तो होता है ना कि अगर किसी 2 कंट्रीज में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे जाके आप आग में घी डालने का काम करोगे तो चीजें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। इससे बेटर होता है कि चुप रहें, लाइक जस्ट ऑब्जर्व इट कि चीजें कैसी हो रही हैं, एंड देन यू कैन टेक द फर्दर स्टेप। जैसे इजराइल और यूक्रेन का प्रॉब्लम अभी करंट सिचुएशन में चल रहा है, तो किसी भी कंट्री को जाके वहां पे बीच में नहीं कूदना चाहिए कि हाँ ये चीजें आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। यू नीड टू बी इन योर पेरीफेरी, एंड देन ओनली यू नीड टू स्पीक स्ट्रैटेजिकली। दिस इज द गुड अप्रोच ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी में ये काफी ज्यादा मैटर करता है। We can get benefit from other countries. India has principle for foreign policies, and that is very important. So if we will talk about types of constitution, so what can be the first ground of categories of the Indian constitution? एक तो written होता है और एक unwritten होता है। So अगर आप written constitution की बात करेंगे, that is a single book, all the provisions are codified or written, that is called constitution. As a single place, it means you have a written constitution. इसका एग्जाम्पल है USA, इंडिया, जो मेन एग्जाम्पल है। इफ वी विल टॉक अबाउट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है कि वो रिटन नहीं होता, बट जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, देन वी कैन से दैट इट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं, और उसी के बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री रन करती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूके। इट इज अ ग्रुप ऑफ बुक्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड एवरी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो जैसे स्टार्टिंग में 1215 एडी में आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें 2016 में ऐड हुई। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम